Hi students, welcome to the checklist video of rigid body dynamics part 2. पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कई चीजें कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक केसेस जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेईई मेन में, वो वैरायटी सारी हमने एक एक करके कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कवर करी। और उसके बाद हमने कवर किया था न्यूटन सेकंड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क्स इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स। व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाइड दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और लास्ट हमने पार्ट 1 में कवर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करा था। एनएलएम में हमने पढ़ा था अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। हम फोर्सेस दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करके इक्वेट कर देते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, या बैलेंस कंसीडर करते हैं। वेयर एज इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स सिर्फ फोर्सेस का बैलेंस होना स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एसेंशियल कंडीशन नहीं होती। इसके अलावा ये भी ज़रूरी होता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं उन सब का टॉर्क जीरो हो। कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसको आप कंसिडर करें जिस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल है कि अगर नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा, लेकिन बॉडी रोटेट हो सकती है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में हम पढ़ चुके हैं नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है दैट मीन्स फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, लेकिन अगर उनका टॉर्क जीरो नहीं है तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसिडर नहीं करते। सो स्टूडेंट, अगर ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है दैट्स वेरी गुड। अदरवाइज आप आरबीडी का चेकलिस्ट पार्ट 1 दोबारा से देखें ताकि इन सब चीज़ों के कन्फ्यूजन को आप अपने दिमाग से हटा सकें। आइए हम लास्ट आरबीडी के पार्ट पे बात करते हैं जिसमें छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर बेस क्वेश्चंस लगातार आते रहे हैं या आने वाले टाइम में भी नीट और जेईई मेन में आते रहेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं आरबीडी पार्ट 2 चेकलिस्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट पार्ट 2 आरबीडी चेकलिस्ट का है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, जिनमें हम वर्क की भी बात करेंगे, एनर्जी की भी बात करेंगे। जब हम रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो आई थिंक आप सबको पता है अगर कोई पार्टिकल m मास का अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सो इन दैट केस अगर इसकी स्पीड v है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हम लेते हैं हाफ mv²। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा क्योंकि कई स्टूडेंट को फॉर्मूले क्लियर होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पे काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन में कंफ्यूजन रहता है। सो हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, पॉइंट मास अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसे लिखा जा सकता है हाफ mv²। इसी एक्सप्रेशन को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, आप देखें हाफ m, मैं क्या करता हूँ इस फॉर्मूले को r² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं अगर r इस सर्किल का रेडियस है तो द एंगुलर स्पीड विद विच द पार्टिकल वुड बी रिवॉल्विंग इज गिवन एज v/r। सो यहाँ पे आप देखें रिलेशन बनता है हाफ mr² मल्टीप्लाइड बाई v/r होल स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी हाफ i⍵²। यानी हाफ mv² और हाफ i⍵² एक ही चीज है। हाफ mv² को रीराइट किया हमने हाफ i⍵² से। कई स्टूडेंट एक मिसकॉन्सेप्शन बिल्ड करके चलते हैं कि हाफ i⍵² रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और हाफ mv² ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि बिल्कुल गलत मिसकॉन्सेप्शन है। इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से याद रखेंगे तो कई तरह की गलतियां होंगी। अब ध्यान से समझें, अगर एक पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² भी लिख सकते हैं और हाफ i⍵² भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही टर्म के दो एक्सप्रेशंस हैं। जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, अगर एक बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, अगर एक पार्टिकल dm मास का है तो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से एक r रेडियस के सर्किल में सर्कुलर मोशन करेगा। सो मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ dm, सो ऑब्वियसली इन दिस सिचुएशन में इसको हाफ dm इंटू v² भी लिख सकता हूँ या हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm मल्टीप्लाइड बाय ω² भी लिख सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन राइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ dm इज हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैन राइट एज dm r² मल्टीप्लाइड बाय ω², क्योंकि dm एक पॉइंट मास है, सर्कुलर मोशन में। सो इन दिस सिचुएशन अगर dm की काइनेटिक एनर्जी आ गई तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी जब हम बात करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी के ई वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ डी के, जो मैं यहाँ पे
हाफ डीएम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डीएम, आई राइट इट एज डी के, और जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर स्पीड इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स की सेम है, सो इन दिस सिचुएशन इंटीग्रेशन डीएम स्क्वायर टर्म डीएम आर स्क्वायर टर्म को मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी लिख सकता हूँ जैसा हमने पढ़ा था। सो ये वैल्यू वापस से आती है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसके सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम, जी हाँ, उसके सारे पार्टिकल्स की जो हाफ एम वी स्क्वायर है उन सबको जब सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो वैल्यू आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसमें आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। इस बात को ध्यान से समझें। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लेने के बजाय कॉन्सेप्ट को डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑल्दो दिस चेकलिस्ट, बट इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि रोटेशनल मोशन में किसी भी बॉडी के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एक्सप्रेशन से आता है, और ये वही एक्सप्रेशन है जो किसी सर्कुलर मोशन के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स सर्कुलर मोशन हो चाहे रोटेशनल मोशन हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज अ जनरलाइज्ड टर्म बाय विच यू कैन राइट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, whether it is in circular motion or it is in rotational motion। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और एड ऑन यहाँ पे हम कर देते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है और हमारे पास उसका सेंटर ऑफ मास गिवन है, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बॉडी ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है और सेंटर ऑफ मास भी v स्पीड से चल रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं vcm। यानी मैं अगर इस पेन की बात करूं तो ये अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है और सेंटर भी आगे चल रहा है विद द वेलोसिटी vcm। तो हम ये कह सकते हैं इस बॉडी के अंदर दो काइनेटिक एनर्जीज हैं, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज एडिशनल और इन एडिशन टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे हम जो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे वो लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। अगर ये वी सी एम से चल रहा है तो वी राइट इट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विच इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर विच इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ भी एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कई स्टूडेंट गलत तरीके से ध्यान में रखते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑल्दो ये एडवांस लेवल पे जरूर काम आएगा, लेकिन मेंस और नीट में आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। अगर ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, दिस वैलिड only if axis of rotation passes through center of mass। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तभी हम ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी ड्यू टू मोशन इन सेंटर ऑफ मास, अदरवाइज हम नहीं लगा सकते। अब बॉडी कैसी भी हो, किसी भी तरह के केसेस ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी हम निकालना सीख चुके हैं, तो आपको डायरेक्टली आई की वैल्यू डालनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आइए सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ टॉर्क। आपने वर्क एनर्जी पावर के टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है कि हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लगाया जा रहा है वो पॉइंट जितना डिस्प्लेस होता है उसे आप फोर्स से मल्टीप्लाइड करें, वो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी या वर्क देगा जो फोर्स ने सप्लाई किया है, फोर्स ने वर्क किया। उसी तरह से जब हम वर्क डन बाय टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वर्क डन बाय टॉर्क इज गिवन एज टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा, जहां पे डेल्टा थीटा हम कंसिडर करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमें डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करना है, वेक्टोरियल लेना है। कई बार क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एक एंगुलर प्रॉपर्टी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर प्रॉपर्टी है। दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से कंसिडर करेंगे। लाइक अगर हमारे पास एक ये बॉडी है एक गिवन पॉइंट पे, मैं एक इलस्ट्रेशन भी लेता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये गिवन पॉइंट पे पाइवोटेड है, इन द सिचुएशन अगर हम इसके ऊपर हम एक एफ फोर्स लगाते हैं जो इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, सो टॉर्क ड्यू टू द फोर्स कैन बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा एफ आर।
और अगर टॉर्क वेक्टर की बात करें, क्योंकि ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो यहाँ पे जो टॉर्क वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड थंब रूल से आप देखें, ये फोर्स मैं हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहा हूँ, फिगर 3 डायमेंशनल नहीं है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हुई। सो इस सिचुएशन में जो टॉर्क होगा वो अपवर्ड होगा फोर्स की वजह से, इसका डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड होगा। अगर ये बॉडी डिस्प्लेस होती है बाय एन एंगल डेल्टा थीटा और ये बॉडी घूम के यहाँ तक आ जाती है, तो इसका जो डेल्टा थीटा वेक्टर है वो वेक्टर भी अपवर्ड ही होगा। टॉर्क और डेल्टा थीटा सेम डायरेक्शन में होगा तो डॉट प्रोडक्ट विल बी कोसाइन 0, इट कम्स आउट टू बी टॉर्क थीटा ओनली। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी घूम रही है और ये टॉर्क उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है, तो हमारे पास cos 180 डिग्री आएगा। यानी ये मान लें कि ये बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही थी और हमने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स बॉडी में एंगुलर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, अपोज करेगा। तब हम क्या करेंगे, वर्क को नेगेटिव लेंगे क्योंकि फोर्स अपोज कर रहा है। ये बात वर्क एनर्जी के चैप्टर में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। नेगेटिव वर्क ऑलवेज रिप्रेजेंट्स गेन ऑफ एनर्जी, यानी फोर्स अगर अपोज कर रहा है तो वो एनर्जी गेन करेगा, बॉडी की एनर्जी कम होगी, दैट मीन्स बॉडी एनर्जी सप्लाई करेगी। और पॉजिटिव वर्क मीन्स सप्लाई ऑफ एनर्जी। देयर आर 2 थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। तो वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ ही हम ये भी ले सकते हैं फॉर वेरिएबल टॉर्क, यानी जब टॉर्क थीटा के साथ चेंज हो रहा है तो वर्क की कैलकुलेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। आप ध्यान से देखें, ये ट्रांसलेशनल मोशन के काउंटर पार्ट ही हैं। जब कांस्टेंट फोर्स होता है वर्क लेते हैं एफ डॉट डी एक्स, वेरिएबल फोर्स होता है हम लेते हैं एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। दिस द वे हाउ वी कैलकुलेट वर्क इन ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हम ये फार्मूले यूज करेंगे। अगर ग्राफिकली देखना है तो भी आप दिमाग में रखें कि टाउ थीटा अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो एरिया होगा, अगर थीटा के साथ टॉर्क का वेरिएशन हमें दिया गया कहीं पे, तो किसी थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में जो भी एरिया निकल के आएगा, आप ये ध्यान रखें ये हमारे पास वर्क डन बाय दिस टॉर्क होगा, या ये वो वर्क है जो उस बॉडी की टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। दिस द वर्क विच इज गोइंग टू बी सप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल द क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वर्क कैलकुलेशन इन रोटेशनल मोशन। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन बॉडी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वे हाउ वी राइट वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे रिजिड बॉडी डायनामिक्स में बॉडी में रोटेशन होता है, तो जब हम बात करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक्सटर्नल फोर्सेस में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों वर्क को हम अलग अलग कंसिडर करेंगे। दैट इज अ कॉन्सेप्ट एंड कैच हियर। सो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि वर्क डन बाय ए फोर्स इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल both motions are considered separately। क्योंकि गलती ये होती है कि स्टूडेंट को लगता है हमने फोर्स की वजह से वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो यानी इस फोर्स को हमने अकाउंट कर लिया, जबकि गलती ये होती है कि अगर बॉडी में रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल भी है तो फोर्स का वर्क ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फोर्स दो बार वर्क कर सकता है। क्योंकि रोटेशनल मोशन फोर्स के टॉर्क इफेक्ट की वजह से हो रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन इसके ट्रांसलेशनल इफेक्ट की वजह से हो रहा है, और दोनों ही इफेक्ट बॉडी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। इसलिए दोनों वर्क अलग अलग कंसीडर करने पड़ेंगे। आप सिर्फ एक वर्क लेके ये नहीं समझ सकते कि फोर्स की वजह से हमने वर्क ले लिया। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ दैट विल एक्सप्लेन यू द होल कॉन्सेप्ट। आप ध्यान से देखें, एक बिल्कुल सिंपल से केस में अगर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पे, हमने एक स्फीयर को इसके ऊपर रखा और रिलीज किया। आप ये देख सकते हैं कि इसके सेंटर के ऊपर mg साइन थीटा फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड होगी। अगर ये L लेंथ स्लाइड होके नीचे आती है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड रफ है, तो आपने पढ़ा होगा एक रफ सरफेस पे जब बॉडी
को रिलीज किया जाता है और एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बॉडी रोल करने लगती है। आगे मैं कमिंग पॉइंट्स के अंदर रोलिंग मोशन को सेपरेटली डिस्कस करूंगा, बट आप यहाँ पे देखें इसमें एंगुलर स्पीड ओमेगा आएगी और लीनियर ट्रांसलेशनल स्पीड वी आएगी। और अगर प्योर रोलिंग है तो हम ये कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी एक्ट करता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसका वर्क कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द बॉटम सरफेस ऑफ द रोलिंग बॉडी, इस बॉडी के बॉटम पे जो पॉइंट है उस पॉइंट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग कोई वर्क नहीं होता। तो जब ये बॉडी बॉटम पे पहुंचती है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी एक तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगी और एक एंगुलर मोशन की वजह से होगी। एंगुलर मोशन को आप v/r लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्योर रोलिंग। अब आप देखें mg sin थीटा सेंटर पे एक्ट कर रहा है और सेंटर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी mg sin थीटा की वजह से इस बॉडी पे कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं mg sin थीटा कोई रोटेशनल वर्क नहीं करेगा। सिंपली आप इस सिचुएशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की 0 थी, प्लस इस पे mg sin थीटा का वर्क होगा जिस पॉइंट पे mg sin थीटा एक्ट करा वो अगर L डिस्प्लेस हुआ तो वी कैन राइट mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय L इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, which you are going to write half mv square plus half I omega square। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अगर हम यहाँ पे बॉल की बात कर रहे हैं तो you'll write it 2/5 mr square multiplied by omega square। omega is v/r, so you can write it v/r whole square। सिंप्लीफाई कर लीजिए, you are going to get the final result, the speed with which the ball is reaching the bottom of incline। देयर आर मैनी सच क्वेश्चंस यू कैन हैंडल, बट अभी वो बात क्लियर नहीं हुई है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई भी फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो उसके ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इफेक्ट काउंट होंगे। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि mg sin थीटा इस बॉडी पे कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं डाल रहा, सो इन दैट केस हम यहाँ पे इस mg sin थीटा का रोटेशनल वर्क नहीं लेंगे। अगर डाल रहा होता तो यहाँ पे इसी का रोटेशनल वर्क डन अकाउंट किया जाता, जो मैंने यहाँ पे नहीं करा। अब ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनमें रोटेशनल वर्क अकाउंट होगा? ज़्यादातर क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाएंगे, नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए और ना पूछे जाएंगे। जेई मेन में सम फंडामेंटल क्वेश्चंस रोलिंग विद स्लाइडिंग के 1 या 2 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इस चेकलिस्ट में लेना जरूरी है। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट या जो और टिपिकल कॉन्सेप्ट है वो हम बूस्टर चेकलिस्ट जब जेई एडवांस के लिए बात करेंगे तब कवर करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और मैं ले रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन को ही हम कंसिडर करते हैं, एंगल थीटा है, और अब यहाँ पे हम सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं। यू कैन कंसिडर कि अगर सरफेस स्मूथ होगी तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, और अगर यहाँ पे मैं एक बॉल को रख के छोड़ता हूँ तो वो बॉल सिर्फ स्लाइड करेगी, रोटेट नहीं करेगी। इन दिस केस अगर यहाँ पे मैं एक बॉल रखता हूँ और इस बॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक टेंजेंशियल फोर्स F लगाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे बिकॉज ऑफ mg sin थीटा ये बॉल नीचे आ ही रही थी, और जो फोर्स हमने यहाँ पे इस पे टॉप पे लगाया उस फोर्स के टॉर्क की वजह से ये घूमेगी बॉल। और ये भी अंडरस्टूड है कि जो फोर्स हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया है उस पॉइंट पे फोर्स की वजह से भी ये बॉल नीचे की तरफ स्लाइड करेगी। तो जब ये बॉल यहाँ पे L डिस्टेंस डिस्प्लेस करके पहुंचेगी तो mg sin थीटा का वर्क होगा mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय L। इस फोर्स का वर्क होगा F इंटू L, प्लस इसकी वजह से जब ये बॉल यहाँ तक आई है तब तक कुछ ना कुछ एंगल थीटा ये टिल्ट भी हो गई है। अगर आप इसका एंगल थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं जो इजीली निकाला जा सकता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब भाई ये हाफ अल्फा टी स्क्वायर कहाँ से आया? मैं आपको याद दिला दूं, अपने सर्कुलर काइनेमेटिक्स के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी थी, हमने यहाँ पे चेकलिस्ट में भी कवर किया है कि अगर किसी बॉडी का कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होता है तो उस पर एंगुलर स्पीड इक्वेशन लगाई जा सकती हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगर इसको यहाँ पे बॉडी को रेस्ट से रिलीज किया गया है तो टी टाइम में अगर ये यहाँ तक पहुँचती है, इसका एक्सेलरेशन ऑफ डाउनवर्ड मोशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं F प्लस mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m। ये इसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा। टाइम आपके पास √2L/a से आ जाएगा। वंस यू गेट द टाइम, सब्सटीट्यूटिंग टाइम, वी गेट द एंगल थीटा। अब बात ये करनी है कि जब ये यहाँ पहुँचा है, अगर इसकी स्पीड v है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो v और ओमेगा को कैसे रिलेट करेंगे?
इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन से रिलेट कर देता हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी प्लस mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी बाय आर का होल स्क्वायर। आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये इक्वेशन उन्हें क्लियर हो गई होगी। ये इस बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में हमने mg साइन थीटा का वर्क लिया, फोर्स का ट्रांसलेशनल वर्क लिया, लेकिन यहाँ पे फोर्स का रोटेशनल वर्क लेना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एंगुलर मोशन आया। वो होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर, जो कि इस फोर्स का टॉर्क है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द एंगल थीटा बाय विच द बॉडी हैज़ रोटेटेड। और थीटा की कैलकुलेशन हमने अलग से कैलकुलेट करी। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा टीडियस होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, लंबे होते हैं, जेई मेन और नीट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ज़्यादातर क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन 1 या 2 बार जेई मेन में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर ऑब्वियसली जो मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे लिया, इस तरह का आज तक कभी जेईई मेन में पूछा नहीं गया क्वेश्चन, बट लेने का पर्पस ये है कि किसी भी तरह के अगर क्वेश्चंस आपके पास हैवी आते हैं तो जो हमारा पर्पस है कि चेकलिस्ट में वो सभी क्वेश्चंस होने चाहिए जिनके ऊपर बेस्ड प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यू शुड बी क्लियर विद दैट। सो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू बोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम। हम क्विकली बात करेंगे किसी भी गिवन सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 3 स्पेसिफिक केसेस हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। सो क्विकली लिस्ट अप करते हैं। पहला केस हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे केस 1, लीनियर मोशन। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, अगर m मास की बॉडी है, ये v वेलोसिटी से अगर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और हमें इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए है तो इस ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ए से लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। अगर ये डिस्टेंस डी है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एम, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी एम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इट इज रिटन एज एमवीडी। दिस इज द बेसिक रिलेशन हाउ वी कैलकुलेट। वेक्टोरियली अगर हम बात करेंगे तो एल ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए हम यहाँ पे लेते हैं। वेक्टोरियली आपको ध्यान रखना है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक एंगुलर प्रॉपर्टी है। सो ए पॉइंट के अबाउट आप देखें इसका सेंस क्लॉकवाइज मोशन में, भले ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अलोंग अ लाइन जा रहा है, बट ए के रिस्पेक्ट में इसका सेंस क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज प्रॉपर्टी की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो अगर हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल डिनोट करेंगे आर वेक्टर, जो ए पॉइंट से या ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन वेक्टर होगा। सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास आर क्रॉस पी, वेयर पी इज एम वी, द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। सो इन दिस सिचुएशन बॉडी का लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, पी वेक्टर इधर आएगा। आप देखें क्लॉकवाइज आ रहा है तो डायरेक्शन इज कमिंग आउट टू बी इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो ये दोनों रिलेशंस आपको ध्यान में रखने हैं अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। केस 2 हम लेते हैं, कभी भी एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना हो सर्कुलर मोशन का, तो फॉर अ सर्कुलर मोशन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी बॉडी अगर सर्किल में घूम रही है विद अ वेलोसिटी v और सर्किल की जो भी एक्सिस है, एक्सिस में सेंटर के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे विद द सेम फार्मूला। फ़र्क ये होगा कि इसकी जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगी उससे इसका रेडियस परपेंडिकुलर होगा। सो mv में d, mv d के अंदर यहाँ पे जो d होगा, d इसी का रेडियस होगा। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट द सेंटर ऑफ सर्किल वी सिंपली राइट एज mvr। लेकिन ये जो रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे ये होगा अबाउट c इफ c इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर के अलावा कोई पॉइंट आप बात करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? अगर मान लो इसकी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट a है, अबाउट दिस पॉइंट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सर्कुलेटिंग पार्टिकल, तो मैं क्या करूँगा, इस केस में a से इसका अगर पोजीशन वेक्टर बनाते हैं और ये पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगी।
r1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एंगुलर मोशन की वजह से जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, दिस r1 वेक्टर, दिस v वेक्टर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और r क्रॉस v निकालते हैं तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये आती है। यानी ए पॉइंट से आपने जब इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इस पार्टिकल को ज्वाइन किया, तो उसकी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिस विल बी एल ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, वैल्यू होगी एल ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एज एम वी आर 1। ये ध्यान रखना, ये हमने कैलकुलेट किया है अबाउट ए इज एनी पॉइंट somewhere on the axis of rotation or axis of the circular motion of particle. Value will get changed, it is mvr1 और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इनिशियल केस के अंदर जो डायरेक्शन थी वो थी अपवर्ड, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो इसकी डायरेक्शन सिंपली राइट हैंड थंब रूल से निकली। इस केस में डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगी और साथ में डायरेक्शन भी रोटेट होगी। आप देखें जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये वेक्टर इधर आ जाएगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो वेक्टर इधर आएगा, तो ये वेक्टर भी एक कोनिकल सरफेस पे घूमता रहेगा। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन सच अ केस वेयर वी टॉक अबाउट angular momentum of a circular motion. About center MVR, any other point it is MVR1 but also changing in its direction. Case 3 बहुत कॉमन है जिसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी ध्यान में रख सकते हैं। दिस फॉर रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम एक ही केस आपके सामने आएगा, यू नीड टू यूज द फॉर्मूला आई ओमेगा। ये भी इसी रिलेशन से निकल जाता है एमवीआर में। अगर इसको आप आर से मल्टीप्लाई करें और आर से डिवाइड करें तो इट बिकम्स एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। एम आर स्क्वायर को आप सर्किल में पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। सो इसी एमवीआर को हम चाहें तो यहाँ पे आई ओमेगा लिख सकते हैं। सो सेम रिलेशन इज वैलिड इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। डायरेक्शन आप सिंपली राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करेंगे, इसके अलावा कोई भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन का केस आपके सामने नहीं आएगा। देयर आर वैरायटी ऑफ इलस्ट्रेशन मैं सजेस्ट करूंगा, इन डेप्थ करना चाहते हैं रिकॉल करने के लिए काफ़ी है। एनर्जी मैंने थोड़ा डिटेल में ली क्योंकि एनर्जी पे बेस्ड छोटे छोटे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आते हैं। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन का इसके अलावा नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन के लिए आप पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो एडवांस इलस्ट्रेशन पे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं, वो सारे देख सकते हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इन डिटेल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। So next point we'll be taking up is conservation of angular momentum. जब हम conservation of angular momentum की बात करते हैं तो it is similar to linear momentum conservation. एक छोटा सा concept आपको ध्यान में रखना है, that is the torque and angular momentum relationship. अगर आप टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन की बात करें, इट इज सिमिलर टू न्यूटन सेकेंड लॉ वेयर वी राइट टॉर्क एज डी एल बाई डी टी, जिसे आप लिख सकते हैं सिमिलर टू F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन द सेम वे हम लिख सकते हैं टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दो चीज़ें और यहाँ से आपके सामने मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये कि इफ़ टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी बॉडी पे जीरो है, इसका मतलब डायरेक्ट अगर टॉर्क जीरो है तो एल विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। किसी भी सिचुएशन में अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर टॉर्क जीरो नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी एल इज इक्वल्स टू टाउ डी टी, और टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ tau dt, which is giving us as angular impulse. किसी भी बॉडी पे अगर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। आप चाहें तो एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो ये मिडिल टर्म है, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो टॉर्क को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टॉर्क टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी लिखेंगे और फिर कैलकुलेट करके वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लीनियर इम्पल्स इक्वेशन, इनिशियल मोमेंटम प्लस एफ डी टी इज फाइनल मोमेंटम, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन,
टॉर्क एंड रिलेशन ऑफ टॉर्क विद एंगुलर मोमेंटम। कुछ केसेस की हम अगर बात करें तो जब भी किसी बॉडी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ही होते हैं फॉर अ गिवन रोटेटिंग बॉडी। कॉन्सेप्चुअली ये थ्योरेटिकल थिंकिंग ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको कंक्लूड करते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक बहुत कॉमन केस जिसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, एडिंग ऑफ बॉडीज टू अ रोटेटिंग बॉडी। कोई भी रोटेटिंग बॉडी पे अगर कोई बॉडी ऐड की जाती है, लाइक एक बहुत कॉमन सा केस है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क दी हुई है और ये गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही है विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा 1। इन दिस सिचुएशन अगर यहाँ पे एक छोटा सा एम मास, अगर डिस्क का मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस आर है, अगर एक एम मास इस पर ड्रॉप किया जाता है जो इसके ऊपर स्टिक कर जाता है, इसका मतलब ये है कि ये एम मास इस डिस्क के साथ ही घूमेगा। लेकिन जब ये स्टिक करेगा तो यहाँ पे एक तरह का ये इनइलास्टिक कॉलिजन है जिसमें दोनों बॉडी स्टिक हो गई और अब ये साथ घूमेंगी और अब ये कंबाइंड बॉडी की फॉर्म में रोटेट होंगी। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कॉलिजन इन रोटेशनल मोशन, इनइलास्टिक कॉलिजन इन रोटेशनल मोशन। तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होगी जब भी बॉडीज आपस में स्टिक करती हैं ड्यूरिंग मोशन, या स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं और चिपकती हैं, एज ए कंबाइंड बॉडी मूव करती हैं, तो वी कंसिडर सम एनर्जी लॉस इज सर्टेनली टेकिंग प्लेस। सो हम ये कह सकते हैं क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो जो भी फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे वो एक्सिस ही लगा रही है और वो सेंटर से पास हो रहा है या इसके रोटेटिंग एक्सिस से पास हो रहा है, तो नेट टॉर्क ड्यू टू द फोर्स विल बी जीरो। सो हम यहां कह सकते हैं एज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज प्रेजेंट, दिस इंप्लाइज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बॉडी का हम लेते हैं आई ओमेगा, सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1। फाइनली अगर स्टिक होने के बाद इस सिस्टम का एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 हो जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं इनिशियल आई ओमेगा शुड बी इक्वल टू फाइनल आई ओमेगा। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2। आप देखें यहाँ से सॉल्व करके आपके पास ओमेगा 2 का वैल्यू आ जाएगा। दिस अ वेरी सिंपल केस टू एनालाइज वेयर वी कैन सी कि जब बॉडीज एक दूसरी बॉडीज के साथ अटैच की जाती हैं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को ही हमें कंसिडर करके चलना है और इसी सिचुएशन को हमें एनालाइज करना है। सो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर सच केसेस। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस हम एनालाइज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक रॉड है एल लेंथ की और एम मास की और इसको हमने किसी सीलिंग पॉइंट पे पाइवोट कर रखा है और एक स्मॉल एम मास की बॉल आ रही है विद द स्पीड यू और इस रॉड से स्टिक कर जाती है, तो इसके बाद ये पूरा सिस्टम एज ए कंबाइंड पेंडुलम विद एंगुलर स्पीड ओमेगा चलेगा। अगर हमें इनिशियल स्पीड यू गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है फाइनली ये किस एंगुलर स्पीड से घूमना शुरू होगा, सो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि कॉलिजन की वजह से जो भी इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो ये हिंज लगाएगा और हिंज का फोर्स उसी हिंज से पास हो रहा है तो उसका टॉर्क जीरो है। तो हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लिख सकते हैं बाय conservation of angular momentum, here we use इस पॉइंट O के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा MUL मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि रॉड और ये बॉब, इनिशियली आप बॉब को एक पॉइंट मास मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं तो एंगुलर मोमेंटम लिया जाएगा MUL। बट आफ्टर कॉलिजन ये एक रोटेशनल मोशन में है तो एंगुलर मोमेंटम हम लेंगे आई ओमेगा, आई रॉड का हम लेंगे ML स्क्वायर बाई 3 प्लस बॉब का स्मॉल एम एल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ दिस बॉब विल बी एल, तो इट इज एम एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ऑन सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। और अगर यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने को पूछा जाए कि सिस्टम में कितना एनर्जी लॉस होगा, सो एनर्जी लॉस भी डायरेक्टली निकाला जा सकता है। इनिशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर थी, कॉलिजन के बाद फाइनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, आई ये है ओमेगा निकाला है, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल बी एबल टू फाइंड कि इस कॉलिजन में कितना एनर्जी लॉस होगा। मैं यहाँ एक ही मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा, क्वेश्चंस जो आपके सामने आएंगे चाहे वो नीट हो या जेईई मेन हो बहुत ईजी होंगे।
केयरफुली सॉल्व करें। यहाँ पे स्टूडेंट से गलतियाँ यही होती हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन में कब MVR लेना है, MUL लेना है, MUD लेना है और कब I ओमेगा लेना है, उसमें कन्फ्यूजन होता है। सो सिर्फ इतनी सी चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर कोई पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में है या सर्कुलर मोशन में है, सो फॉर अ गिवन पॉइंट आप एंगुलर मोमेंटम MVL या MUR कंसिडर करें। और जब बॉडी रोटेशन में आ जाती है, जैसे रॉड की बात करें तो रॉड इज़ नॉट अ पॉइंट मास, हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन सिर्फ पॉइंट मासेस का डिफाइन होता है। एक्सटेंडेड बॉडीज का हमेशा एंगुलर मोशन रोटेशनल मोशन माना जाता है। सो अब इस सिस्टम में क्योंकि ये रोटेशन शुरू हो गया है आफ्टर दिस पॉइंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पूरे सिस्टम का लेंगे और एंगुलर स्पीड लेंगे जो पूरे सिस्टम की कॉमन है, विल यूज I ओमेगा। ऑल्दो पहले आप इसको एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग चाहें तो रोटेशन मान सकते हैं, वो होगा mL², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर स्पीड U/L, तो वो वैल्यू वही MUL ही आ जाएगी। सो इट इज़ नॉट वर्थवाइल टू कंसिडर I ओमेगा इन केस ऑफ अ लीनियर मोशन, इट इज़ बेटर टू कंसिडर MVL। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल सच केसेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बॉडीज चेंज हो सकती हैं, स्टिकिंग बॉडीज चेंज हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट लिमिटेड रहेंगे। सारे केसेज I ओमेगा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I1 ओमेगा 2 से रिलेटेड पूछे जाएंगे। कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज फ्री रॉड कॉलिजन, जो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बस केयरफुल रहना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको एक रॉड गिवन है जिसका मास m है और लेंथ l है और ये किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी गई है और इस रॉड के सामने से किसी भी पॉइंट पे एक छोटा सा पार्टिकल स्मॉल m मास का u स्पीड से आ रहा है और ये पार्टिकल इस रॉड से कोलाइड करता है। ये गिवन है कि दिस एन इलास्टिक कॉलिजन और पार्शियल इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम 1 लेते हैं और अगर पार्शियल इलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पे आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन 0 एंड 1 लेके सॉल्व करेंगे। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं इस सिचुएशन में अलॉन्ग विद E इक्वल्स टू 1 आप सिर्फ एक छोटी सी चीज़ यूज़ करेंगे कि जब यहाँ पे ये हिट होगी बॉल तो इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस यहाँ पे टोटल सिस्टम का ना तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा ना एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। इट इज़ अ सिंपल केस ऑफ कॉलिजन। तो जब कॉलिजन के बाद ये रॉड चलना शुरू होगी तो जो इम्पल्स यहाँ पे लगेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जिस इम्पल्स को हम J से डिनोट कर सकते हैं और इस J को आप लिख सकते हैं FDT। यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ दिस J as FDT, where force is acting between the two bodies at the point of contact and dt is the time for which it is acting। तो इस J की वजह से बॉडी रोटेट होना भी शुरू होगी और ये आगे भी चलेगी विद द वेलोसिटी VCM। और ये वाली बॉल अगर आगे चलती है विद द वेलोसिटी V1 तो आप लिख सकते हैं बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं लग रहा है। बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं mu इज इक्वल्स टू mv1 प्लस कैपिटल M VCM, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन था mu, आफ्टर कॉलिजन होगा mv1 और रॉड का आफ्टर कॉलिजन होगा कैपिटल M VCM। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं किसी भी बड़े सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल लीनियर मोमेंटम होता है बॉडी मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दैट्स व्हाट वी आर राइटिंग एंड वी कैन राइट बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा अबाउट दिस पॉइंट O। क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इस O पॉइंट के अबाउट आप देखें लीनियर मोमेंटम mu का एंगुलर मोमेंटम ये निकलेगा अगर ये O से D डिस्टेंस पे हिट कर रही है बॉडी तो MUD इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा mv1d प्लस रॉड का होगा ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन दिस mL²/12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब यहाँ पे आप इन दो इक्वेशंस में देखें तो V1 ओमेगा और VCM 3 वेरिएबल्स हैं। ये दो इक्वेशंस डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकती। तीसरी इक्वेशन हम बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, दैट इज अप्रोच वेलोसिटी इज इक्वल टू सेपरेशन वेलोसिटी। यहाँ पे साथ में अलॉन्ग विद दिस इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट बाय इलास्टिक कॉलिजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रोच वेलोसिटी u होगी क्योंकि रॉड रेस्ट पे थी तो u स्पीड से ये अप्रोच कर रहा है तो u इज इक्वल्स टू द सेपरेशन वेलोसिटी। आप देखें इस रॉड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आगे चलेगा विद द वेलोसिटी VCM प्लस d ओमेगा, क्योंकि इस पॉइंट की आगे की तरफ वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन होगी
d मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा बिकॉज दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस एज d, और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड आगे चलेगा विद वेलोसिटी vcm, और पीछे से ये बॉल आ रही है विद द वेलोसिटी v1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस v1. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. आप इक्वेशंस 1 2 3 को सॉल्व करेंगे. आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सेप्चुअली सॉल्विंग 1 2 and 3 we get v1, we get vcm as well as we get omega. ऑल्दो इतने लंबे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है, इस पे पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन, आने वाले टाइम में भी आएंगे, लेकिन वो इतने इजी होंगे कि इन तीनों में से शायद किसी एक इक्वेशन से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जेईई मेन नीट दोनों में टफ या बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. इसलिए ये इक्वेशंस राइट करना समझना ज़रूरी है फ्री रॉड कॉलिजन्स के केसेस, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं लास्ट कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन के कुछ एलिमेंट्री केसेस हैं जिनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. एक केस में ऑलरेडी वर्क एनर्जी थ्योरम में ले चुका हूं. इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर एक बॉडी रोल होती हुई नीचे आ रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ डायरेक्ट रिलेशंस और देखते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, अगर हम रोलिंग मोशन की बात करें तो रोलिंग मोशन किसी भी बॉडी का, हम लुढ़कने को रोलिंग मोशन कहते हैं, और जब बॉडी एक सरफेस पे लुढ़कती है तो उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों तरह के मोशन होते हैं. और रोलिंग मोशन को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं. अगर किसी भी सरफेस पे एक बॉडी रोल कर रही है, यानी उसमें एक वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. सो जब इसके बॉटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस b पॉइंट की बात करते हैं, जब ये किसी भी सरफेस पे इसकी रोलिंग हो रही है, तो इस b बॉटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं समझना. पहली चीज़ तो ये कि अगर ये बॉटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे है तो इस रोलिंग मोशन को कहा जाता है प्योर रोलिंग, और अगर ये बॉटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड कर रहा है तो उसे कहा जाता है रोलिंग विद स्लिपिंग. बेसिक कंडीशंस आपको समझनी है. अगर ये बॉडी आगे v वेलोसिटी से जा रही है तो ये पॉइंट भी आगे v से चल रहा होगा, और अगर ये रोटेट ओमेगा से हो रही है और इसका रेडियस r है तो ये पॉइंट में पीछे वेलोसिटी होगी r ओमेगा. सो प्योर रोलिंग की कंडीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर v और r ओमेगा दोनों बराबर हैं तो इस बॉटम पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 होगी. ये ना आगे जाएगा ना पीछे. इस पॉइंट के अबाउट बॉडी आगे रोल करेगी, फिर जो नया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसके अबाउट आगे रोल करेगी. दैट वुड बी द मोशन बॉडी इज गोइंग टू फॉलो. अगर हम बात करें रोलिंग विद स्लिपिंग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन होगा v इज नॉट इक्वल टू r ओमेगा, जिसके वापस से दो केसेस बन जाते हैं. पहला होता है v ग्रेटर देन r ओमेगा और एक होता है v लेस देन r ओमेगा. आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं. अगर हम यहाँ रफ सरफेस की बात कर रहे हैं जिसपे जनरली रोलिंग कंसिडर की जाती है, इफ v इज ग्रेटर देन r ओमेगा तो इस पॉइंट में स्लाइडिंग टेंडेंसी किस डायरेक्शन में होगी, आगे की तरफ, क्योंकि वी आर ओमेगा से बड़ा है. सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा. सो वी आर ओमेगा से बड़ा होने का मतलब है एफ एक्स बैकवर्ड, फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट करेगा. और अगर v लेस देन आर ओमेगा यानी v कम है आर ओमेगा ज़्यादा तो ये पॉइंट की स्लाइडिंग टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी, इस पर फ्रिक्शन आगे एक्ट करेगा. आप फ्रिक्शन या एफ आर कुछ भी लिख सकते हैं. फ्रिक्शन एक्स फॉरवर्ड. ये दो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है. रोलिंग विद स्लाइडिंग में क्या होता है और प्योर रोलिंग में क्या होता है. एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि अगर ये स्मूथ सरफेस है और इस बॉडी को सिर्फ रोल करके छोड़ दिया गया तो जैसे छोड़ा जाएगा वैसे ही रोल करेगी. तो स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर पहले से v इक्वल टू आर ओमेगा है तो ये प्योर रोलिंग करती रहेगी. रफ सरफेस पे भी पहले से v इक्वल टू आर ओमेगा है तो ये प्योर रोलिंग करती रहेगी. लेकिन अगर v नॉट इक्वल टू आर ओमेगा है तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए. अगर v ग्रेटर है आर ओमेगा लेसर है, यानी आगे स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, वो इस पॉइंट की स्पीड को कम करेगा. और अगर v कम है आर ओमेगा ज़्यादा है यानी ये पीछे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा यानी आर ओमेगा को कम करेगा. इन आइदर कंडीशन इफ v इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं ऑलवेज फ्रिक्शन x in such a way so that after some time body starts pure rolling. थोड़ी देर के बाद बॉडी प्योर रोलिंग करना शुरू कर देती है.
जब भी v नॉट इक्वल टू आर ओमेगा होगा और बॉडी एक रफ सरफेस पे डाली गई है तो हमेशा थोड़ी देर के बाद बॉडी प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगी। इस बात को आपको हमेशा से दिमाग में रखना है। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, रोलिंग में, प्योर रोलिंग में या रोलिंग विद स्लाइडिंग में। मैं लेता हूं रोलिंग विद स्लाइडिंग। नीट और जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंडीशंस क्लियर हैं। प्योर रोलिंग के कुछ केसेस बेसिक लेवल पे हम आगे डिटेल में लेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, और लास्ट पॉइंट पावर के साथ हम इस रोटेशन की चेकलिस्ट को खत्म करेंगे। आइए लेते हैं कुछ और केसेस। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। Thank you, Poji. So one point related to pure rolling here is condition and cases of pure rolling. कंडीशन इनडायरेक्टली मैंने आपको बताई थी कि अगर एक स्मूथ सरफेस या एक रफ सरफेस पे पहले से बॉडी को जब प्लेस किया गया उसका वी और आर ओमेगा बराबर है तो बॉडी प्योर रोलिंग करती रहेगी। लेकिन अगर उस सरफेस पे बॉडी का वी और आर ओमेगा बराबर नहीं है और वो सरफेस रफ है, सो थोड़ी देर के बाद स्लिपिंग खत्म हो जाएगी और बॉडी प्योर रोलिंग शुरू कर देगी। लेकिन इन दोनों केसेस में जो भी मैंने समझाया था कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं था। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे स्मूथ सरफेस की बात करें और स्मूथ सरफेस के ऊपर एक बॉडी v स्पीड से चल रही है और ओमेगा एंगुलर स्पीड है और उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, सो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स आप देखें स्मूथ सरफेस पे जो इसकी वेलोसिटी है वो तो बढ़ती चली जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास हो रही है तो इसका टॉर्क जीरो होगा और ओमेगा चेंज नहीं होगा। यानी इन दिस कंडीशन प्रैक्टिकली प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। या हम ये कहें कि ये फोर्स अपनी सेंटर लाइन की बजाय किसी ऊपर की लाइन पे एक्ट कर रहा हो, सेंटर से किसी हाइट h पे एक्ट कर रहा हो, तो आप ये कह सकते हैं ये फोर्स ओमेगा को भी बढ़ाएगा और वेलोसिटी को भी बढ़ाएगा। सो एक ऐसा h का वैल्यू पॉसिबल है जिस कंडीशन में ओमेगा भी उतना ही बढ़े और v भी उतना ही बढ़े, और ये पॉसिबल हो जाए कि v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए, तो सर्टेनली दिस पॉसिबल। सो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि वो h की वैल्यू बताओ ताकि स्मूथ सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को प्योर रोल करा सके, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं यहाँ पे F इज इक्वल्स टू एम ए और F मल्टीप्लाइड बाय H इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे एक बॉल की बात कर रहे हैं तो बॉल इज अ सॉलिड स्फीयर, दिस यू कैन राइट 2/5 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, यानी मैंने कंसिडर किया ये ओमेगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है और वेलोसिटी ए लीनियर एक्सेलरेशन से बढ़ रही है। एंड इफ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो इस रिलेशन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, यू आर गोइंग टू गेट a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। सो हमें h की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे a और r अल्फा इक्वल हों। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, a को आप लिख सकते हैं r अल्फा, तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा। यू कैन सी दिस गिविंग अस अ वैल्यू h इज इक्वल्स टू 2r/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑल्दो मैंने इस सिचुएशन को एनालाइज किया, आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं कि अगर ये स्फीयर की जगह, बॉल की जगह सिलेंडर हो तो आंसर क्या होगा, सिलेंडर की जगह एक हॉलो स्फीयर हो तो आंसर क्या होगा। आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, वेरीफाई कीजिए, 1 या 2 दिन में मैं भी उसको कमेंट को वेरीफाई कर दूंगा, या पीजी टीम के जो एकेडमिक एक्सपर्ट हैं वो उस चीज़ को कमेंट को वेरीफाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको दे देंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर ये सरफेस स्मूथ ना हो के अगर रफ हो तो कंडीशन क्या होगी। सिर्फ एक डिफरेंस होगा, जब भी कोई प्योर रोलिंग के केसेस आप हैंडल करेंगे, यानी v इक्वल टू आर ओमेगा से रिलेटेड केसेस हैंडल करेंगे, तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन बनानी है, टी इक्वेशन, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन बनानी है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चेकलिस्ट में, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की कोरस्पॉन्डिंगली आपको सॉल्व करके डिजायर्ड रिजल्ट निकालना है। रफ सरफेस होगी अगर तो फर्क क्या होगा, रफ सरफेस में एडिशनली यहाँ पे फ्रिक्शन और आ जाएगा। प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन आप चाहे आगे लें चाहे पीछे लें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा, फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा। आप किसी भी डायरेक्शन में लेके इक्वेशंस बनाइए, सेम रिजल्ट्स आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एनालाइज कैसे करेंगे, केसेस इसी तरह के होते हैं। इंक्लाइन प्लेन होगा तो एक सेंटर पे mg sin थीटा और आ जाएगा, रफ सरफेसेस होंगी फ्रिक्शन एडिशनल आ जाएगा। बट प्योर रोलिंग के सभी केसेस में आपको एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन बनानी है, एक रोटेशनल इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। अगर हम कंडीशन की बात करें प्योर रोलिंग की तो बहुत क्लियर कट स्ट्रेट कंडीशन है। स्मूथ सरफेस पे
सिर्फ एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पे फोर्स लगाने पे प्योर रोलिंग हो, इसके अलावा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट है तो बॉडी कभी भी प्योर रोलिंग नहीं कर सकती। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, दैट इज द बेसिक कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। सो रोलिंग में इससे ज्यादा कोई भी चीज काम नहीं आएगी। हमेशा एक बेसिक थ्योरी ध्यान रखें, टी और आर इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशन। प्योर रोलिंग में V इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं तो A इक्वल टू आर अल्फा लेके आप सॉल्व करेंगे, डिजायर्ड रिजल्ट सारे निकल जाएंगे। आइए लास्ट पॉइंट लेते हैं, पावर इन रोटेशनल मोशन। थैंक यू बोजी। सो स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चेकलिस्ट, पावर इन रोटेशनल मोशन। जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन में बात करते हैं, किसी भी मोशन की पावर को एक फोर्स से रिलेट किया जाता है, और जब भी पावर एक फोर्स सप्लाई करता है तो उस पावर को हम डिनोट करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यानी अगर एक बॉडी m मास की एक फोर्स f के इन्फ्लुएंस में v वेलोसिटी से चल रही है, और अगर दोनों वेक्टोरियली गिवन है, तो पावर ऑफ फोर्स मतलब द रेट एट विच द फोर्स इज सप्लाइंग एनर्जी और रेट एट विच द फोर्स इज डूइंग वर्क ऑन दिस बॉडी, दिस इज गिवन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और हमने ट्रांसलेशनल मोशन में इन चैप्टर ऑफ वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, पावर को दो तरह से डिनोट किया जाता है, एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर, एक होती है एवरेज पावर। उसी तरह से जब हम रोटेशन में बात करते हैं, कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो इन केस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी अगर इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है और कहीं कोई फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे जिसकी वजह से इसका जो टॉर्क है फोर्स का वो है टाउ, और वो होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द पोजीशन वेक्टर जो होगा एफ आर वेक्टोरियली, या इसको अगर हम वेक्टोरियली ही डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। सो वेक्टर वैल्यू ऑफ टॉर्क आर क्रॉस एफ। नाउ इन दिस सिचुएशन जब हम बात करें पावर सप्लाइड बाय फोर्स, तो इन केस ऑफ ए फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे पावर को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टाउ डॉट ओमेगा। वेक्टोरियली आप टॉर्क को डिफाइन करेंगे, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड ओमेगा लेंगे। इन जनरल ज़्यादातर केसेस में यहाँ डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो टॉर्क वेक्टर है वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा और ओमेगा वेक्टर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, दोनों आप राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। सो पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू टाउ ओमेगा ही आएगी। ऐसे केसेस जहाँ पे टॉर्क और ओमेगा डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं वो कभी नीट या जेई मेन में नहीं पूछे जाते, और ना ही वो जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है। आईपीएचओ में भी अब तक कुल मिला के 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं रोटेशनल मोशन की पावर के जहाँ पे टॉर्क और ओमेगा की डायरेक्शन अलग थी। पिछले लगभग 15 सालों में अब तक मुझे 2 ही क्वेश्चन रिकॉल हो रहे हैं, और इससे ज़्यादा पिछले 15 से 18 सालों में ओलंपियाड में इंटरनेशनल लेवल के अलावा नहीं पूछे गए। सो इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू कंसिडर द केसेज जहाँ टॉर्क और ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन अलग हैं और पावर कैलकुलेशन करनी है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है कि बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस टाउ ओमेगा हो जाएगा क्योंकि वर्क वहाँ पे नेगेटिव होगा। हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे, हमने अभी निकाली, दिस यू कैन डायरेक्टली कॉल एज इंस्टेंटेनियस पावर। अगर एवरेज पावर निकालनी हो तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे, एवरेज पावर की सिंपल कैलकुलेशन की जाती है इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। जितनी भी देर के लिए आपको एवरेज पावर की कैलकुलेशन करनी है उस ड्यूरेशन से पहले और बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी का डिफरेंस निकालिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज गोइंग टू गिव यू द एवरेज पावर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की विच इज लिंक्ड विद रिजिड बॉडीज, और जब बॉडीज रिजिड होती हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं की जाती, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंसिडर की जाती है। सो जो भी एक्सटर्नल टॉर्क या फोर्सेस बॉडी को एनर्जी देंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, तो वी कंसिडर डेल्टा के बाई डेल्टा टी फॉर एवरेज पावर। सो डियर स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों को आप क्विकली रिव्यू करें, अच्छे से एनालाइज करें। जिस किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन होता है आप इस वीडियो को पॉज करें, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, और पॉज करके आप फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके इन कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ कवर कीजिए, क्योंकि रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। हमने 2 क्विक प्लेलिस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो सभी कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली टच किए हैं जो कि जेईई मेन या नीट में जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने अगर अपनी चेकलिस्ट बनाई है हमारी जेईई मेन की बुक के ऊपर बेस्ड, या
किसी भी जेई मेन की प्रीवियस 18 ईयर्स के ऊपर बेस्ड। सो आप ये मान के चलिए दिस गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन मैपिंग योर ओन कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट विद द गाइडेड चेकलिस्ट विच आई एम गिविंग यू। क्विक रिविजन के लिए दिस वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड टू टेक अ रिव्यू ऑफ कंप्लीट फिजिक्स फॉर जेई मेन और नीट। सो माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ें, अगली चेकलिस्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।